हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले तो बता देती हूँ, जब भी हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो ये मेटल्स कौन से होते हैं। अगर तुम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, राइट। और नीचे यहाँ पे दो सीरीज जो होती हैं वो अलग से होती है। पीरियड्स यहाँ पे कितने होते हैं, 7। और जब भी हम ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं इस ब्लॉक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं मेटल्स। जब भी हम इस ग्रुप के बारे में बात करते हैं यानी कि पी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मेटल्स वाला ग्रुप है, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आता है हाइड्रोजन, वो एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, एक्सेप्शन होता है ये, तो इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इधर है मेटल्स, इधर है नॉन मेटल्स। बीच वाले को हम बोल देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और ये जो नीचे वाले हैं, दो सीरीज जो अलग से हमने यहाँ पे बनाई हुई है, इनको हम बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलते हैं, मेटल्स देखने को मिलते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। तो एक एक करके मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले जब हम यहाँ पे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है मेटालिक लस्टर। लस्टर का मतलब होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उनकी एक शाइनी सरफेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लस्ट्रस, यानी कि हमारे मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, सारे के सारे मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। इनमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का मतलब होता है कि इसको तुम क्या कर सकते हो, बिल्कुल ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे मान लो तुम कोई मिठाई खा रहे हो, जैसे काजू कतली है, तो उसके ऊपर तुमने देखा होगा कि सिल्वर की एक बहुत ही पतली लेयर चढ़ी हुई है, राइट। तो क्या हुआ है, सिल्वर क्या होता है, एक मेटल होता है, तो उसके तुम बहुत ही थिन शीट बना सकते हो। अब जब तुम खाना लेके जाते हो तो खाने को किस में रैप करते हो, एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करते हो, राइट। तो ये जो एल्यूमिनियम की फॉइल है, एल्यूमिनियम का है, मेटल है, उसको तुम क्या कर सकते हो, उसको तुम बिल्कुल थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि मेटल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट उसके बाद अपने पास यहाँ पे क्या है कि अगर तुम देखोगे गोल्ड और सिल्वर को, गोल्ड और सिल्वर भी क्या होते हैं, अपने पास मेटल्स ही होते हैं, राइट। ये जो है वो मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा ये जो मेटल्स है ना, ये बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि अभी अभी जो मैंने मिठाइयों के बारे में बात की, उस पर तुमने देखा होगा सिल्वर की कोटिंग चढ़ी होती है, बहुत ही पतली लेयर लगी होती है वो। इवन गोल्ड की भी प्लेटिंग की जाती है, वो भी बहुत पतली लेयर होती है। एल्यूमिनियम की या फिर किसी और मेटल की इतनी पतली लेयर तुम नहीं बना सकते हो, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की इतनी पतली लेयरिंग जो है वो बनाई जा सकती है। क्यों बनाई जा सकती है, क्योंकि ये मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं। एक और प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है हमारे मेटल्स में, वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि ये जो मेटल्स होते हैं ना, इनको तुम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जो तुम ज्वेलरी वगैरह डाल रहे हो, है ना, चेन्स वगैरह डाल रहे हो या फिर ब्रेसलेट वगैरह डाल रहे हो, वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के ही बने हुए होते हैं। यानी कि तुम मेटल्स को किस में चेंज कर सकते हो, थिन वायर्स में चेंज कर सकते हो। और इसमें से भी ये जो गोल्ड है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। इसके साथ साथ हम क्या बोल देते हैं कि ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, और यहाँ पे देखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जब भी हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं तो यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और जहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होंगे। साथ में हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि जो मेटल्स हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, यानी कि इनको अगर तुमने तोड़ना है, मेल्ट करना है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो क्या लिखा है, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये फैक्चुअल चीज़ें, वो सारी याद रखनी है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन से होते हैं, सिल्वर और कॉपर, कि यहाँ पे
ये हीट को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में, तो ये जो लेड है और ये जो मरकरी है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अगर मैं सिल्वर के बारे में बात करूँ, इसका सिंबल क्या होता है, Ag। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। लेड का सिंबल Pb। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं कि ये जो हमारे मेटल्स होते हैं, इनमें एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है, सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो एस से सोनोरस और एस से क्या हो गया, साउंड। तो सोनोरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करना। तो मेटल्स के ऊपर जब भी हम स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक अलग काइंड के मेटल्स होते हैं जिनको हम बोल देते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल्स। ये जो स्ट्रेटेजिक मेटल्स होते हैं ना, ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ये डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ना ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, और ये अगर तुम इसको एयर में बहुत लंबे समय तक भी रखोगे ना, तब भी ये कोरोड नहीं होते हैं। कौन कौन से मेटल्स होते हैं जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं और इनको हम स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोलते हैं, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जिरकोनियम, और भी होते हैं बट तुमने ये यहाँ पे याद रखने ही रखने, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको, स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोला जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में। अब ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, या तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ज़्यादातर गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलती है, एक्सेप्शन देखने को मिलती है। और एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन होता है ना ही सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ना ही गैशियस फॉर्म में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, जब भी हम बात करते हैं ना एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स को हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ग्रुप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे उन्हीं एक्सेप्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो देखो, अभी अभी हमने क्या बोला था कि ये जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या एक्सेप्शन देखने को मिलती है, मरकरी की एक्सेप्शन। ये जो मरकरी है वो मेटल तो है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा हमने अभी ऊपर क्या बात की थी कि ये जो मेटल्स होते हैं इनका काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि तुम्हें इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर तुम्हें इसको पिघलाना है तो। लेकिन यहाँ पे हमें एक्सेप्शन क्या देखने को मिलता है, गैलियम और सीजियम। ये जो गैलियम और सीजियम होता है इनका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि अगर तुम इनको गैलियम और सीजियम को अपने पाम के ऊपर भी रखोगे ना, तो ये जो दोनों मेटल्स हैं वो मेल्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर मैं नॉन मेटल्स के बारे में बात करूँ तो जनरली नॉन मेटल्स के अंदर ज़्यादातर गैसेज आती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, राइट, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली ये क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस का क्या मतलब होता है कि इनकी शाइनी सरफेस नहीं होती। अब तुम खुद सोचो, ऑक्सीजन की अगर शाइनी सरफेस होती तुम्हें एयर में कुछ स्पार्कल से दिख रहे होते, लेकिन क्या ऐसा देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं। लेकिन इसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेप्शन। यहाँ पे ये जो आयोडीन होता है वो कैसा होता है, वो होता है लस्ट्रस। अब अगर मैं नॉन मेटल के बारे में बात करूँ, कार्बन। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। देखा जाए तो ये बहुत अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो एलोट्रॉप्स वो स्पीशीज़ होती है जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो है सेम, लेकिन जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो है सेम, लेकिन जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। अब जैसे जब हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, फ्यूलरीन के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसकी बनी हुई है, कार्बन की बनी हुई है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। लेकिन जब तुम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी इन सबकी अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है, कैसे अलग अलग होती है। अगर मैं डायमंड के बारे में बात करूँ तो ये जो डायमंड है वो किसका बना हुआ है, सिर्फ कार्बन का बना है। और कैसे बना हुआ है कि एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ बाउंडेड होता है, ये वाला कार्बन भी 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। और इसी की वजह से ये बन जाता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। और इसी के साथ साथ हम क्या बोलते हैं कि जो डायमंड होता है ना, इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग
और बॉइलिंग पॉइंट भी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, ये भी क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, यानी कि किसका बना है, कार्बन का बना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक जो कार्बन है ना वो 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे ना होता क्या है कि हेक्सागोनल एरे बनाना शुरू कर देता है। यानी कि मान लो एक मान लो लेयर है यहाँ पे, ठीक है, हेक्सागोनल की लेयर है एक साइड, और नीचे भी यहाँ पे हेक्सागन की एक लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, राइट। लेकिन जब तुम एक लेयर और दूसरी लेयर के कार्बन के बीच की बात करोगे ना, तो यहाँ पे हमें वीक वेंडरवॉल फोर्सेस देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि एक जो लेयर है ना वो दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देती है, तो इसको हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं। अब देखो डायमंड भी किसका बना हुआ है, कार्बन का, ग्रेफाइट भी किसका बना हुआ है, कार्बन का। लेकिन ये क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होना है, लेकिन ये किसकी तरह यूज़ किया जा सकता है, एज अ लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये जो डायमंड होता है ना, हमने क्या बोला, एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जब भी हम ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं ना, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। क्योंकि अभी अभी हमने क्या बात की कि एक जो कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ बाउंडेड होता है, तो यहाँ पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि कार्बन जो है बेसिकली नॉन मेटल होता है, और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली ये बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ये जो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट क्या है, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे अपने पास क्या आ गए, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, ये जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एल्कली मेटल्स। ली, ना, की, रूबी के साथ फ्रेंडशिप। फर्स्ट ग्रुप अपने पास ये होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इन सबको हम क्या बोल देते हैं, इन सबको हम बोल देते हैं एल्कली मेटल्स। ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इनको तुम नाइफ से भी कट कर सकते हो, इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। क्यों, क्योंकि जब तुम एक पीरियड के अलॉन्ग देखते हो ना, यानी कि जब तुम पीरियोडिक टेबल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन में देखते हो, तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ लिथियम की, तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट में 4, उसके नेक्स्ट में 5, इस तरीके से होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे तुम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो डेंसिटी तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, बढ़ती हुई नजर आएगी यहाँ पे। तो देखा जाए ये जो अपने पास फर्स्ट वाला ग्रुप होता है, इनमें हमें डेंसिटी कैसे देखने को मिलती है, लो डेंसिटी देखने को मिलती है, और साथ के साथ यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट भी हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एल्कलीज क्या होते हैं, बेसिकली एल्कलीज वो बेसिस होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं। तो ये जो वाटर सॉल्यूबल एल्कलीज होते हैं ना, इनको हम क्या बोल देते हैं, या जो वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, एल्कलीज बोल देते हैं। और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। इसके साथ साथ देखो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर तुम नॉन मेटल्स के बारे में बात करो, अगर ये जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्साइड्स बनाए, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होंगे, वो होंगे एसिडिक इन नेचर। लेकिन जब भी हम बात करते हैं मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में, तो मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, वो होते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, मेटल के ऑक्साइड होंगे बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि ज़्यादातर ये जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब पानी में डिजोल्व किया जाता है, और ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम पहले पढ़ेंगे। और देखो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर मेटल्स को तुम एयर में बर्न करोगे तब क्या होगा। तो नॉर्मली देखो जब भी हम बोलते हैं ना बर्निंग का प्रोसेस,
तो बर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो यहाँ पे चाहिए होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन। तो एक मेरे पास सब्सटेंस है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, नया प्रोडक्ट बना लेगा, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, बर्निंग का प्रोसेस बोल देते हैं। और साथ में क्या रिलीज हो रहा होता है, हीट रिलीज हो रही होती है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जितने भी मेटल्स है ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना देंगे, मेटल का ऑक्साइड बना देंगे। तो हमने क्या बोला, मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और वो क्या बना दे रहा है, वो बना दे रहा है मेटल का ऑक्साइड। अगर तुम यहाँ पे बात करो कॉपर के बारे में, तो कॉपर को अगर तुम हीट करोगे एयर में तो फिर वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो क्या बना देगा, कॉपर का ऑक्साइड बना देगा, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी है कि तुम्हारे पास कॉपर था, तुमने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और क्या बन गया, CuO बन गया, यानी कि कॉपर का ऑक्साइड बन गया। अगर तुम यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करोगे तो एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देगा, यानी कि Al2O3 बना देगा। इसके अलावा अगर तुम मैग्नीशियम को बर्न करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत ही मतलब तुम्हें वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे अभी हमने बोला कि मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, राइट। तो देखो हमने क्या बोला, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और साथ में बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये मेटल के ऑक्साइड्स है जो कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, सॉल्ट, और साथ में पानी बना रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बोला कि ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो होता है अपना एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये है अपने पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। जब इसकी रिएक्शन तुम करवा रहे हो एसिड के साथ, HCl क्या होता है, एसिड होता है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, और साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पानी। और वहीं पे जब तुम दोबारा से इस एल्यूमिनियम का ये जो ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन करवा रहे हो बेस के साथ, NaOH क्या होता है, बेस, तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पे भी सॉल्ट बना रहा है और पानी बना रहा है, यानी कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सॉल्ट और पानी। जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी ये क्या बना रहा है, सॉल्ट और पानी बना रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब हम ज़्यादातर मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो पानी में नहीं घुल पाते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एल्कलीज बोल देते हैं। अभी हमने बात की थी, हमने क्या बोला था, वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। ठीक है, इसके अलावा हम जब बात करते हैं सोडियम के ऑक्साइड की, तो ये जो सोडियम का ऑक्साइड है NaO2, ये जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये यहाँ पे क्या बना रहा है, NaOH बना रहा है। ये जो पोटेशियम का ऑक्साइड है जब ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, KOH बना रहा है। ये भी क्या है अपने पास, बेस मतलब कि अब NaOH है, पानी के अंदर डिजोल्व तो हो जाएगा ये, है ना, तो ये क्या है, एक एल्कली है। KOH भी क्या है अपने पास, एल्कली है, तो इसीलिए हम इसको किसके अंदर रखते हैं, एल्कली मेटल्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये जो अलग अलग मेटल्स हैं ना, वो ऑक्सीजन के प्रति अलग अलग रिएक्टिविटी शो करती है। अब तुमने रिएक्टिविटी सीरीज को तो देखा होगा, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे टॉप में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, पोटेशियम सोडियम। उसके नीचे जाओगे तो क्या पाए जाएंगे, कैल्शियम एल्यूमिनियम पाए जाएंगे। जब तुम सबसे नीचे देखते हो रिएक्टिविटी सीरीज में तो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, प्लेटिनम होता है। तो अभी हम उसी के हिसाब से ही यहाँ पे बात कर रहे होंगे। देखो जब भी हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें से रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप में कौन से मेटल्स बैठे होते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ इतना विगरसली रिएक्ट करते हैं कि अगर तुम उसको ओपन में रखोगे ना तो उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, यानी कि तुम उसको नॉर्मली
नहीं रख सकते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको कैरोसिन ऑयल के अंदर डाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम ऑर्डिनरी टेम्परेचर के बारे में बात करो तो जो सरफेस होते हैं ना मेटल्स के, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, तो इसमें ना ऑक्साइड की बहुत ही पतली सी लेयर बनना शुरू हो जाती है। और अब देखो, मान लो मेरे पास एक मेटल था, ठीक है, यहाँ पे इसकी अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट है। अब हमने क्या बोला कि ये जो अपने पास मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, तो जब तुम इसको बाहर रखोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। मान लो ये वाली जो लेयर है ये किसके कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है बाहर वाले एटमॉस्फेयर के साथ, तो यहाँ पे ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना, तो ये क्या बना लेगा, एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है ना, अब ये प्रोटेक्ट कर रही है कि नीचे जितनी भी लेयर्स प्रेजेंट है ना उस मेटल की, वो कोरोड नहीं हो पाएगी, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बोल देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, कॉपर, यानी कि जिसको तुम तांबा भी बोलते हो, वो बर्न नहीं करता है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास हीटेड कॉपर है, जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा ना, तो वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और ये जो कॉपर है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना लेगा, कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। अभी ऊपर हमने ये रिएक्शन देखी भी थी। अगर तुम यहाँ पे बात करो आयरन की, तो आयरन जो होता है ना, जब तुम उसको हीट करोगे ये भी बर्न नहीं करता, जैसे कॉपर नहीं बर्न किया वैसे ये जो आयरन है वो भी बर्न नहीं करेगा। क्यों नहीं बर्न करेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं आयरन के बारे में तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती है, यानी कि जब तुम इसको हीट देते हो ना, तो वो जो हीट होती है वो इनफ नहीं होती है कि वो उसको जला सके, यानी कि वो इग्निशन टेम्परेचर को भी पार नहीं कर पाती। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे तुम्हारा सब्सटेंस बर्न करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि तुम इसको जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँच पा रहा है, यानी कि ये जो आयरन है वो बर्न नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आयरन फीलिंग्स के बारे में बात करूँ, यानी कि आयरन के बहुत छोटे 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 टुकड़े कर दूँ पाउडर फॉर्म में, अगर मैं उसको ले आऊँ तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। क्यों आग पकड़ ले रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे इसका सरफेस एरिया जो है ना वो क्या हो चुका है, अब ज़्यादा हो चुका है, बहुत ही छोटा पार्टिकल बन चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत जल्दी अपने इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर लेते हैं और ये आग पकड़ लेते हैं। तो आयरन, अगर मैं नॉर्मल आयरन ब्लॉक के बारे में बात कर रही हूँ वो आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ आयरन फिलिंग के बारे में तो बहुत जल्दी ये आग पकड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं सिल्वर और गोल्ड के बारे में बात करूँ तो ये तो वैसे ही इनर्ट मेटल्स होते हैं, यानी कि ये रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो अगर तुम इसको नॉर्मली रखोगे ना तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इवन हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने रिएक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, एनोडाइजिंग। अब एनोडाइजिंग का क्या मतलब होता है, नॉर्मली देखो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर बहुत ही मोटी सी ऑक्साइड की लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है यहाँ पे कि ये जो एल्यूमिनियम है ना, हमने जैसे अभी अभी बात की कि ऊपर बहुत सारे मेटल्स थे जो कि एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बना लेती है, जो कि नीचे वाली जो लेयर्स है ना उनको भी बचा रही होती है फर्दर ऑक्सीडेशन से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या बोला कि अपने पास एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम क्या करता है, थिन ऑक्साइड की लेयर डेवलप कर देता है जब उसको एक्सपोज किया जाता है एयर के साथ। तो ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का कोट बन गया है वो उसको फर्दर कोरोजन से या फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा रहा होता है। तो एनोडाइजिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम एक क्लीन एल्यूमिनियम का आर्टिकल लेंगे, उसको हम क्या बना देंगे, एनोड बना देंगे, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज बना देंगे। और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे कि, और इसको किसके साथ इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, इसको हम इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइज यानी कि तोड़ना, तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। तो होगा क्या कि एनोड वाली साइड पे ना जो ऑक्सीजन गैस है वो इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी,
ऑब्वियसली एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाएगी और वो क्या बना देगी, एक बहुत ही मोटी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना देगी। और ये जो ऑक्साइड की लेयर है इसको आराम से हम डाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर अट्रैक्टिव फिनिशिंग करके हम इसको बेच सकते हैं। अब तुमने देखा होगा जो तुम ज़्यादातर बर्तन वगैरह यूज़ करते हो वो किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। मतलब तुमने देखा होगा कुछ कुछ बर्तनों के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस किए होते हैं, राइट। तो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, एनोडाइजिंग का प्रोसेस उसमें किया जाता है और उसके बाद उसमें कलर कर दिया जाता है ताकि एक अट्रैक्टिव फिनिश हमें उसमें दिख सके। ठीक है, तो ये तो था पूरा एनोडाइजिंग का प्रोसेस। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें विच इज़ मेटल रिएक्शन विद पानी। तुमने ऑक्सीजन के साथ देख ली, तुमने अलग अलग रिएक्शंस देख ली ऊपर, राइट। तुमने एनोडाइजिंग के बारे में बात कर ली। अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, मेटल की रिएक्शन पानी के साथ। यहाँ पे भी तुम्हें सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी। अब देखो हम यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने पीछे क्या बोला था कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वो क्या बना रहा था, वो मेटल का ऑक्साइड बना दे रहा था। अब अगर मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी में क्या प्रेजेंट होता है, H2O प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, H2 देखने को मिल रहा है। तो मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा और साथ में देखो मेटल का ऑक्साइड बना लिया और साथ में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, H2, यानी कि H2 गैस जो है वो यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। अब ये जो मेटल का ऑक्साइड है ना, क्योंकि हमने क्या बोला कि ये मेटल का ऑक्साइड कहाँ पे बना, पानी के अंदर बना, तो ये जो मेटल का ऑक्साइड है जो कि पानी के अंदर सॉल्यूबल होता है वो फर्दर क्या बना लेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो एक रिएक्शन तुमने यहाँ पे देखी कि मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, मेटल का ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाती है। इसके साथ ये जो मेटल का ऑक्साइड है ये जो पानी के साथ पानी के अंदर है, पानी के अंदर ये जो सॉल्यूबल हो जाता है तो ये क्या बना लेता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेता है। लेकिन सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से याद करना, अच्छे से समझ आएगा। मेटल्स के अंदर अगर मैं पोटेशियम या सोडियम के बारे में बात करती हूँ तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है ना इतनी ज़्यादा वॉयलेंट होती है और इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जहाँ से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, तो बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है ये वाली, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही होती है कि जो इवॉल्व्ड हाइड्रोजन है ना, क्योंकि अभी अभी हमने क्या बोला कि जब भी मेटल को तुम पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये जो इवॉल्व्ड हाइड्रोजन है ना वो इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला, अपने पास क्या है, पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, KOH बना रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है और बहुत ही विगरस रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकल रही होती है कि ये जो हाइड्रोजन निकला है वो आग पकड़ लेगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ सोडियम के साथ में, तो सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, NaOH, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और साथ में ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये जो लिबरेटेड हाइड्रोजन है वो आग पकड़ लेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जब तुम नीचे जाते हो तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, राइट। तो अगर तुम कैल्शियम की रिएक्शन करवाओगे पानी के साथ तो ये मुकाबले जब हम बात करते हैं अपने सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ तो उसके हिसाब से तो ये लेस वायलेंट होती है। ठीक है कि यहाँ पे भी हीट इवॉल्व होती है बट उतनी नहीं होती है कि ये जो हाइड्रोजन है वो आग ही पकड़ ले, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन कैसी देखने को मिलती है कि कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट कर देती है। और यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो कैल्शियम है ना ये फ्लोट करना शुरू कर देता है। क्यों फ्लोट करना शुरू करेगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना वो इस मेटल की सरफेस के साथ चिपक जाती है और हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये जो अपने पास कैल्शियम है, ठीक है, वो भी फ्लोट करना शुरू कर देता है। मैग्नीशियम भी सेम चीज़ है कि अब देखो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे
कि कोल्ड पानी के साथ रिएक्शन हो रही है, कितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी है कि ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन हो पा रही है। लेकिन मैग्नीशियम थोड़ा सा नीचे आ गया है रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर, तो ये ठंडे पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और क्या बना देगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे भी कैल्शियम की तरह हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो मैग्नीशियम है ना, ये भी फ्लोट करता है। और ये भी फ्लोट क्यों कर रहा होगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन के बबल्स यहाँ से निकल रहे हैं वो इस मैग्नीशियम के साथ इसकी सरफेस में स्टिक हो जाते हैं और वो उसको फ्लोट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब तुम और इसके नीचे जाओगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। अब देखो, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर थे वो तो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जा रहे थे। थोड़ा नीचे गए मैग्नीशियम की तरफ, ठंडे पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं कर रहे लेकिन गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब तुम और नीचे आगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, स्ट्रीम के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। और स्ट्रीम के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, मेटल का ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी। तो ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। आयरन के साथ भी देखो, ये आयरन है, आयरन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन का ऑक्साइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है। अब जब तुम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे चले जाओगे तो वहां पे क्या क्या देखने को मिलता है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यही देखने को मिलता है। और ये इनर्ट मेटल्स होते हैं, तो क्या ये पानी के साथ रिएक्ट भी करेंगे, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने किसके साथ रिएक्शन देखी, ये हमने रिएक्शन देखी पानी के साथ। तो तुमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख ली, तुमने पानी के साथ रिएक्शन देख ली। अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ना मेटल के बारे में, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है सॉल्ट। और साथ में यहाँ पर क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो देखो, हमने क्या बोला कि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो क्या दे रहे हैं, सॉल्ट दे रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। अब देखो, जब मैं यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करूँ, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, तो ये जो HNO3 होता है ना, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ना, वो उसको भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो हाइड्रोजन गैस निकली थी, उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा। ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करवा देगा। और जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड करवाओगे तो वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। किस में रिड्यूस हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई नहीं नज़र आती है। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम और मैग्नीज, देखो नाम भी सेम सेम है ना, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। जब ये नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। बाकी किसी एसिड के साथ या बाकी किसी मेटल के साथ ये जो एसिड है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज एक्वा रेजिया। तो ये जो एक्वा रेजिया है ना, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जहाँ पे इसका मतलब होता है रॉयल वाटर। अब देखो, हमने अभी तक क्या बात की कि तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा ली है ना, तुमने यहाँ पे पानी के साथ रिएक्शन करवा दी। और इन दोनों केसेस में हमें क्या देखने को मिला कि ये जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, ये तो बिल्कुल भी रिएक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अगर मान लो हमारे पास गोल्ड पड़ा है या प्लैटिनम पड़ा है, हम चाहते हैं कि इसकी रिएक्शन हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। और ये मिक्सचर कैसा होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, किसका मिक्सचर होता है, HCl का, और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। क्या रेशो होती है, 3:1। ठीक है, तो HCl एंड नाइट्रिक एसिड का हम मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। किस रेशो में प्रिपेयर करते हैं, 3:1 में। और ये जो है
बेसिकली ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्वा रेजिया। और ये जो एक्वा रेजिया है वो गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर देता है। नॉर्मली देखा जाए अगर तुम HCl के अंदर भी गोल्ड को डालोगे ना, नहीं डिज़ोल्व होगा। नाइट्रिक एसिड के अंदर भी अगर तुम गोल्ड को डालोगे नहीं डिज़ोल्व होगा। लेकिन अगर तुम इसका मिक्सचर बनाओगे 3:1 में, एक्वा रेजिया बनाओगे, तब जाके ये जो गोल्ड होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। इवन ये प्लैटिनम को भी डिज़ोल्व कर देता है यहाँ। ठीक है, बेसिकली जैसे कि अगर तुम जाते हो किसी सुनियार वगैरह के पास, अगर तुम्हारी ये जो ज्वेलरी वगैरह होती है, गोल्ड की ज्वेलरीज जो होती हैं, ठीक है, उसकी जो शाइनीनेस अगर मान लो ख़त्म हो जाती है तो तुम जो जाते हो ना ज्वेलर के पास, तो बेसिकली एक तरीका क्या होता है यहाँ पे इसको वो करने का, इसकी शाइनी सरफेस को वापस लाने का, कि वो उसको एक्वा रेजिया के अंदर डिप करता है। तो बाहर की जो सोने की थोड़ी सी लेयर होती है, बहुत ही कम लेयर, वो बाहर निकल जाती है क्योंकि वो डिज़ोल्व होगी, और अंदर की जो शाइनी वाली सरफेस होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्वा रेजिया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेटल की रिएक्शन किसके साथ, मेटल के सॉल्ट्स के साथ। तो ये जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्यूशन से बाहर निकाल देते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था मेटल ए, ठीक है, और अपने पास एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और उसके अंदर पड़ा हुआ है अपने पास मेटल बी। तो मान लो मैंने बोला कि ये जो मेटल ए है वो ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी के मुकाबले, तो हमें अब क्या देखने को मिलेगा कि ये जो मेटल ए है वो क्या करेगा, इस बी को यहाँ से निकाल देगा बाहर, खुद इसकी जगह ले लेगा और क्या बना देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बना लेगा, और बाहर क्या निकल गया, अपने पास मेटल बी निकल गया। यानी कि ये जो रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से टाटा बाय बाय कर देता है। तो अब यहाँ पे आती है अपनी कि हमें कैसे पता लगेगा कि लेस रिएक्टिव कौन सा होता है, मोर रिएक्टिव कौन सा होता है। तो हमें कैसे पता लगता है, रिएक्टिविटी सीरीज से पता लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे देखो, अभी तक हम इसी के बारे में ही बात कर रहे थे, सारी की सारी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ही। तो देखो सबसे टॉप पे कौन बैठे हैं, पोटेशियम सोडियम बैठे हैं। कैसे हैं ये, मोस्ट रिएक्टिव है। उसके नीचे जाओगे तो क्या देखने को मिल रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम देखने को मिल रहा है। और नीचे जाओगे तो एल्यूमिनियम जिंक फेरम यानी कि आयरन टिन लेड देखने को मिल रहा है। और नीचे जाओगे तो कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड ये देखने को मिल रहा है, विच आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो ये जो अपने पास रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये तो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये याद है ना तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम क्या बात कर रहे हैं, मेटल की रिएक्शंस किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ। तो अपने पास यहाँ पे अगर मेटल है, साथ में अपने पास है यहाँ पे नॉन मेटल, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बन जाता है यहाँ पे सॉल्ट और साथ में पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, इसको बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है अपने पास, अब देखो जैसे कि अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अपने पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है। सोडियम क्या होता है, मेटल होता है। क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। हमने क्या बात की थी कि अगर मैं बात कर रही हूँ मेटल्स के बारे में, तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। अगर मैं सोडियम के बारे में बात करूँ तो सोडियम का नंबर क्या होता है, 11 होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे उसका एटम बनाऊँ तो ये है सोडियम का न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। सेकेंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। और थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जब क्लोरीन के बारे में बात कर रही हूँ तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एटम बनाऊँ तो यहाँ पे मान लो क्लोरीन का न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसके बाद थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो सब हर एक जो एटम है ना उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करवाने पड़ेंगे। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा हुआ है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर तुम यहाँ क्लोरीन को देखो तो इसको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है
क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू होता है, तो ये इसको निकाल देता है और किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी और अल्टीमेटली ये क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे, NaCl कंपाउंड। और यहाँ पे हमें कौन सी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, आयोनिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड, या फिर हम क्या बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोल देते हैं। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये एग्रीगेट्स होते हैं ऑपोजिटली चार्ज आयन के। जैसे अभी अभी हमने बात की Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ये जो अभी अभी हमने पढ़ा ऊपर, जैसे NaCl का एग्जांपल याद रखना। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, हम उन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसके फिजिकल नेचर के बारे में बात करें। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्योंकि ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, या जो आयोनिक कंपाउंड होता है, इसमें हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। और ये जनरली ब्रिटल होते हैं, यानी कि तुम इनको अगर प्रेशर अप्लाई करोगे इसके ऊपर तो फिर ये छोटे छोटे पीसेस में टूट सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इनके बीच में जो आयनिक इंट्रैक्शन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक इंट्रैक्शन होती है। तो इसको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के हिसाब से बात करूँ तो पानी के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है। पानी के अंदर क्यों घुल रहे हैं, क्योंकि ये कैसे कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इसमें हमें पोलर मतलब चार्ज देखने को मिल रहा है। और जो भी पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर यानी कि पानी के अंदर ये घुल जाते हैं। लेकिन कैरोसिन, पेट्रोल, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसके अंदर ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्री आयंस देखने को मिलते हैं, और जहाँ पे भी तुम्हें फ्री आयंस देखने को मिलेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बड़े आराम से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें, अगर मैं यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में बात करूँ, जैसे NaCl जो है अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तब तो यहाँ पे ये जो आयंस हैं, ठीक है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो आयंस होंगे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये चीज़ याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे जब ये मोल्टन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज कोरोशन। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं सिल्वर के बारे में, तो ये जो सिल्वर होता है ना, अगर तुम इसको एयर में रखोगे ज़्यादा टाइम तक तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है। क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। हमने अभी अभी पढ़ा तो था कि ये जो सिल्वर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, राइट। तो ये सिल्वर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सिल्वर जो है एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है? सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो कि होता है ब्लैक कलर का। अगर मैं कॉपर के बारे में बात करूँ तो ये जो कॉपर होता है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देता है और वो धीरे धीरे अपना जो शाइनी ब्राउन सरफेस होता है उसको खो देता है। ग्रीन कलर की कोटिंग आना शुरू हो जाती है, और ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट की। जैसे काफ़ी सारी जो ज्वेलरीज होती है ना, वो कॉपर की बनी हुई होती है। अगर तुम इयररिंग्स के बारे में बात करो, रिंग्स के बारे में बात करो, तो तुमने जनरली नोटिस किया होगा कि उसमें से ना ग्रीन कलर का मतलब ग्रीन होना शुरू हो जाता है, तुम्हारी स्किन के ऊपर भी ग्रीन होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो कॉपर है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वो कॉपर कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। और ये कॉपर कार्बोनेट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अगर मैं आयरन के बारे में बात करूँ तो आयरन का तो सबको पता है, मॉइस्ट एयर में ये रिएक्ट करना शुरू कर देगा और क्या बना देगा? रस्ट, मतलब कि रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O।
ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आयरन में रस्टिंग ना हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसका एलॉय बना सकते हैं, स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं कि अगर तुम आयरन को मिक्स करोगे कार्बन के साथ, निकल के साथ एंड क्रोमियम के साथ, तो ये जो एलॉय बनता है उस एलॉय को हम क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। और ये जो स्टेनलेस स्टील है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो आयरन से ज़्यादा हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ी सी किसके बारे में बात करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में भी बात करेंगे। जब भी हम पानी के बारे में बात करते हैं ना, तो पानी दो तरीके का होता है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। जब भी हम बात करते हैं सॉफ्ट वाटर के बारे में, तो सॉफ्ट वाटर वो होता है जो कि सोप के साथ झाग प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ झाग प्रोड्यूस नहीं करता। अगर मैं रेन के बारे में, बारिश के बारे में बात करूं, तो ये जो बारिश का पानी होता है ना, ये सॉफ्ट वाटर ही होता है। घर के कामों के लिए, लॉन्ड्री के लिए, क्लीनिंग के लिए ये जो सॉफ्ट वाटर होता है वो काफ़ी सुटेबल होता है। वहीं पे अगर मैं हार्ड वाटर के बारे में बात करूं, तो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा ये सोप के साथ। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो देखो ये जो हार्डनेस है ना पानी की, वो भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस, और एक यहाँ पे हमें देखने को मिलती है परमानेंट हार्डनेस। जब भी हम बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस के बारे में, तो देखो अभी तक हमने क्या बोला, हार्डनेस जो है पानी की वो किसकी वजह से हो रही है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से। यहाँ पे भी ये जो परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से हो रही है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से हो रही है। लेकिन जब तुम बात करते हो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ पानी के बारे में, तो ये किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। और जब हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस के बारे में, तो ये किसकी वजह से होती है, ये होती है मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड्स या फिर सल्फाइड्स की वजह से। अब ये जो टेम्पररी हार्डनेस है, नाम ने क्या है, टेम्पररी, यानी कि ये हट भी जाएगी। हार्डनेस कैसे हटेगी, जब तुम पानी को बॉईल कर लोगे तो ये जो हार्डनेस है वो हट जाएगी। जैसे तुमने ध्यान दिया होगा कि जब तुम पानी को ना बॉईल करते हो, तो वो जो बर्तन है तो उसके साइड साइड पे ना वाइट वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं बेसिकली वही वाली इम्प्योरिटीज़ है जो कि अलग हो चुकी है बॉईल करने से। तो तुम्हारे पास पानी कौन सा बच गया, सॉफ्ट वाटर बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब भी हम पानी को बॉईल करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे ये सॉल्यूबल सॉल्ट्स थे, तो ये किस में चेंज हो गए, इनसॉल्यूबल, मतलब पानी के अंदर इनसॉल्यूबल हो गए और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। और जब तुम इसको फिल्टर कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या बच गया, सॉफ्ट वाटर बच गया। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस के बारे में, तो अगर तुम यहाँ पे इसको बॉईल भी करोगे ना, तब भी ये जो परमानेंट हार्डनेस है वो नहीं जाती है। ठीक है, तो इसको तुम कैसे रिमूव कर सकते हो, इसको तुम रिमूव कर सकते हो वॉशिंग सोडा का यूज़ करके। ये जो अपने पास वॉशिंग सोडा होता है ना, ये क्या करता है, सल्फेट्स या क्लोराइड्स को किस में चेंज कर देगा, कार्बोनेट्स में चेंज कर देगा, और अल्टीमेटली तुम इसको हटा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास पानी के बारे में। पानी सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है। हार्डनेस जो होती है वो दो तरीके की होती है, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ बस कर लो लास्ट, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेचुरली अकरिंग नाइट्रेट्स, यहाँ पे तुम्हें बस नाम याद करने हैं। ये जो अपने पास KNO3 है, जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट भी बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सॉल्ट पीटर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ NaNO3 यानी कि सोडियम का नाइट्रेट, इसका दूसरा नाम क्या होता है, चाइल्ड सॉल्ट पीटर या फिर क्यूबिक नाइट्रेट। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ CNO3 होल ट्वाइस, तो इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट बोला जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, वॉल सॉल्ट पीटर या फिर लाइम सॉल्ट पीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मेटल्स या नॉन मेटल्स का ये जो थ्योरी वाला पार्ट था वो तो हो गया खत्म। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वाई आर स्टेनलेस स्टील कुकिंग पैन्स फैब्रिकेटेड विद कॉपर का बॉटम। अब तुमने देखा होगा ये जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं उसके नीचे ना
कॉपर का बॉटम, मतलब नीचे कॉपर का बना होता है, पूरा स्टेनलेस स्टील है, नीचे क्या है, कॉपर है। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो कॉपर की कंडक्टिविटी होती है ना वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील, इसलिए बॉटम किसका होता है, कॉपर का, और बाकी पूरा का पूरा मटेरियल किसका होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज। तो स्टोरेज बैटरीज में किसको यूज किया जाता है, लेड। हम इसको क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज। ये जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं ना, इसको किस में इस्तेमाल किया जाता है, ये जो इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है इन लेड स्टोरेज बैटरीज को। नेक्स्ट उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स कोबाल्ट, फॉस्फोरस एंड जिंक, विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग हेल्दी ह्यूमन बॉडी। अब देखो ये जो तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्दी ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब भी हम कोबाल्ट के बारे में बात करते हैं तो ये जो कोबाल्ट होता है ये विटामिन B12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये जो विटामिन B12 होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी RBCs की फॉर्मेशन करवाता है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाता है। अगर मैं फॉस्फोरस के बारे में बात करूँ तो जब हम DNA RNA के बारे में बात करते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है, तो उसमें भी तुम देख सकते हो कि जब हम RNA या DNA के बारे में बात करते हैं ना तो उसका एक कॉम्पोनेंट होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारे DNA RNA के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस, यानी कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब तुम जिंक के बारे में बात करते हो तो तुम्हारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंक, यानी कि जो तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सॉल्ट पीटर। अभी अभी हमने पढ़ा था सॉल्ट पीटर किसको बोला जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर इज यूज टू मेक डेकोरेटिव आर्टिकल्स, कॉइनेज, मेटल्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा, द नेम इज गिवन बिकॉज। अब तुमने सुना होगा जर्मन सिल्वर, तो ये जो जर्मन सिल्वर होता है ना काफ़ी सारे डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, एक कॉइनेज मेटल भी होता है यानी कि कॉइन्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है, बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह भी होती हैं जो कि जर्मन सिल्वर की बनी हुई होती है। तो ये जो नाम है जर्मन सिल्वर ये क्यों पड़ा, क्योंकि जर्मन सिल्वर की जो अपीयरेंस होती है ना वो किसकी तरह होती है, सिल्वर की तरह ही होती है। अब जर्मन से तुम क्या सोच सकते हो, जर्मन में बना होगा, मतलब जर्मनी में बना होगा, राइट, या हम सोच सकते हैं कि एलॉय हो सकते हैं जिसके अंदर सिल्वर प्रेजेंट हो, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इसको नाम हम जर्मन सिल्वर इसलिए देते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस किसकी तरह होती है, इसकी अपीयरेंस होती है सिल्वर की तरह। ये जो जर्मन सिल्वर होता है बेसिकली कॉपर का अलॉय होता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर, निकर एंड जिंक प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला क्वेश्चन, तुम्हारे पास लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में है ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम एंड मार्बल। लिस्ट 2 में है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, बेसिकली CaSO4.2H2O को ये क्या बना, कैल्शियम सल्फेट ही तो बना, तो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, जिप्सम। मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, ये क्या होता है, मार्बल। यानी कि ऑप्शन में क्या आएगा, ए का है 1, बी का है 2 एंड सी का है अपने पास 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन। कौन सी ऐसी गैस है जिसको जब तुम पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन देगा, तो वो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो तुम सबने सुनी होगी या फिर पी भी होगी, जैसे जब हम कोका कोला वगैरह के बारे में बात करते हैं, राइट। तो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या है, वो ड्रिंक्स जिसके अंदर किसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है। ये जो कार्बन, तुमने सुना होगा कि ये जो कोका कोला वगैरह होता है काफ़ी एसिडिक होता है नेचर में, इसका pH 3.3 होता है, राइट। तो बेसिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है।
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर नोबल गैसेस कॉल्ड सो। नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों बोला जाता है? नोबल गैसेस को नोबल गैसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इनर्ट होती है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। सो ड्यू टू देयर केमिकल इनर्टनेस नोबल गैसेस को हम नोबल गैसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज आर्गन गैस यूज्ड अलोंग विद टंगस्टन वायर इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखो, जब भी हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ये फिलामेंट लगा होता है, ये वाला फिलामेंट है ना, किसका बना होता है? ये टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन की बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो बहुत जल्दी ये मेल्ट नहीं करता है। तो अब देखो, हमें यहाँ पे गैस भी ऐसी डालनी पड़ेगी जो कि इस टंगस्टन के साथ रिएक्ट ना कर जाए, राइट। तो हम यहाँ पे कौन सी गैस डालते हैं? इनर्ट गैस या नोबल गैस डाल देते हैं, आर्गन डाल देते हैं, ताकि क्या हो सके, ये जो टंगस्टन है इसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप कौन नहीं है? कोल, डायमंड, ग्रेफाइट और ग्रेफीन। तो देखो, ये जो तीनों की तीनों चीज़ें ना, डायमंड, ग्रेफाइट और ग्रेफीन, ये सारे के सारे एलोट्रॉप है कार्बन के, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन के बने। लेकिन जब हम कोल के बारे में बात करते हैं ना, तो एलोट्रॉप नहीं होता। बेसिकली ये सॉलिड फॉर्म होता है कार्बन का, जिसके अंदर काफ़ी सारी इंप्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, तो ये एलोट्रॉप नहीं होता है। एलोट्रॉप ये तीन होते हैं अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज। सिल्वर के आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं जब उनको काफ़ी टाइम के लिए एयर से एक्सपोज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वो एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बना देता है? सिल्वर का सल्फाइड बना देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो हो गया है ख़त्म। ये जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल द साइंटिफिक रिशू उसके अंदर मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी इस PDF को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।